नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आवाज अड्डा में एक आकलन होगा कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें एक बार फिर कौन भारत की बागडोर को संभालेगा, भारत की सत्ता को संभालेगा। इस पर काफ़ी सारी बातें अब होंगी जब तक चुनाव नहीं होगा और वक्त वक्त पर चीज़ें आती रहेंगी। जो ताज़ा चीज़ें वो है एबीपी और सी वोटर का सर्वे। अब ये सर्वे क्या कहता है? ये सर्वे ये कहता है कि आज अगर चुनाव हो जाएं, इस वक्त अगर चुनाव हो तो एनडीए को 295 से 335 सीटें मिलेंगी, यानी कि उनकी सरकार बनती हुई नजर आएगी एक बार फिर से। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां 165 से 205 सीटें उनके खाते में आएंगी। जहां तक वोट परसेंटेज का सवाल है तो इसमें एनडीए को 42% वोट परसेंटेज मिलेगा, तो इंडिया गठबंधन के लिए ये 38% होगा। अन्य की बात करें तो उन्हें 20% वोट मिलेंगे, लेकिन जो सीटें हैं वो 35 से 65 के बीच होगी। तो मोटा मोटा ये सर्वे कहता है कि एक बार फिर से देश में एनडीए की यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या कह लें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। अब ये आगे चलते हुए सर्वे फिर अपने आप को और विस्तार देता है, जहां पर देश के अलग अलग हिस्से की पूर्वी हिस्से, पश्चिमी हिस्से, उत्तरी हिस्से, दक्षिणी हिस्से और मध्य हिस्से से कितनी चीज़ें, कितने जो सीट्स हैं वो मिलेगी, कहाँ किसका किला मजबूत है, वो सारी बातें बताता है। तो चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे और इसके लिए फिर कौन से फैक्टर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, कहाँ किस पार्टी का, किस गठबंधन का पल्ला भारी होगा, कौन सी चीज़ें किसके पक्ष में जाएंगी, क्या किसकी कमजोरी है, कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और नवोदय टाइम्स के संपादक अप्पू श्रीवास्तव, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे और सी वोटर के फेलो कार्तिकेय बत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि बत्रा साहब यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है, तो बत्रा साहब पहले तो ओवरऑल ही, वैसे तो मैंने चीज़ें बता दी ओवरऑल सर्वे की, लेकिन आप बताएं और फिर उसके बाद हम जोन वाइज बातें करेंगे और उन फैक्टर्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू विपिन जी। मैं क्रेडिट नहीं लूंगा क्योंकि मैंने सर्वे नहीं किया है, सर्वे टीम ने किया है, बट मैंने सर्वे का अध्ययन किया है अच्छे से। जो आपने कहा कि आंकड़ा मोटा मोटी दिखाता है कि एनडीए इस समय आगे है और इंडिया अलायंस पीछे है, बट मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग, अगर आपकी इजाजत हो तो रीजनल ब्रेकअप में इसका ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। हम उस पे आते हैं कार्तिकेय, उस पे आते हैं, लेकिन अगर आप पहले ये जो एक ओवरऑल पिक्चर है इसी पे अपनी टिप्पणी दे दें तो फिर हम रीजनल ब्रेकअप एक एक करके करेंगे। क्योंकि विपिन जी इसका ओवरऑल देखिए टेक अवे यही है कि एक पार्टी, एक अलायंस आगे है, एक पीछे है, बट इसके नीचे लेयर में जब जाएंगे तब ज्यादा इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा बनता है। बेसिकली जो बीजेपी का अलायंस है वहां बीजेपी टीम की जो कप्तान है वो अच्छा करती है वर्सेस जो इंडिया का कप्तान है जो कि है कांग्रेस, और ये हो रहा है नॉर्थ इंडिया की हिंदी पट्टी में मोटा मोटी, जिसकी वजह से आपको ये आंकड़ा दिख रहा है। हिंदी पट्टी को अगर आप निकाल दें, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिम को अगर आप मिलाएं तो दोनों में कड़ी टक्कर है। तो ये जो लीड मिल रही है, तीसरी जो अप्रत्याशित एक जीत की तरफ ये दिख रहा है एनडीए बीजेपी के लिए, उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि जो एनडीए का परफॉर्मेंस है वो नॉर्थ इंडिया की जो हिंदी पट्टी है उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों से काफी बेहतर हमें रजिस्टर होता हुआ दिख रहा है। और साफ साफ है कि वहां पे मोदी जी का जो नाम है, जो ब्रांड वैल्यू है, उसके सामने अभी इंडिया अलायंस के कोई भी लीडर का नाम या ब्रांड वैल्यू उसके करीब नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो मैं पहले अपने सभी मेहमानों से जरा इस सर्वे की टिप्पणी ले लेता हूं, फिर ये जो ब्रेकअप से इसमें जाते हैं। नो डाउट कि उसी में मजा आना है या उसी में एक बातचीत का मुद्दा निकलना है कि कैसे कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियां या गठबंधन अपनी पकड़ दिखाएंगे, अपनी मजबूती दिखाएंगे और वहां से ये नंबर ओवरऑल हमें बनता हुआ नजर आएगा। ये पूरे देश में एक समान हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, रामकृपाल सिंह जी, ये जो प्रेडिक्शन है कई लोगों के लिए बड़ा ऑब्वियस प्रेडिक्शन होगा कि हाँ इसमें क्या है भाई, यही तो लग रहा होते हुए, आपके लिए कितना ऑब्वियस है और जो भी नंबर यहां पर शो हो रहे हैं वो उसके आसपास बैठेगा, उससे दूर जाएगा? आपकी एक प्रथम टिप्पणी। देखिए, मेरी केवल यही टिप्पणी है कि जो ये कह रहे हैं बत्रा साहब, ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं ये कहूंगा कि अभी आज की स्थिति में, इसलिए कि अभी इंडिया अलायंस का जो भी है कोई चेहरा साफ नहीं हुआ है, क्या होगा कैसे होगा वो अलग की बात है, लेकिन आज की तारीख में
जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार लौटती हुई दिख रही है, तो निश्चित रूप से इसको न मानने का कोई कारण नहीं है। न तो कोई तथ्य इस तरह के आ रहे हैं कि हम इसे खारिज कर दें। रही बात नॉर्थ साउथ की, वो जो कह रहे थे जब हम राज्यवार कोई चीजें करेंगे तो क्या क्या संभावित है इंडिया अलायंस, क्योंकि देखिए बीजेपी की सफलता या उसकी कमजोरी विफलता इस बात पर डिपेंड करती है। मैं हमेशा कहता हूं कि राइट वर्सेस रेस्ट। अगर रेस्ट यूनाइटेड है तो राइट के लिए हमेशा खतरा है, लेकिन अगर रेस्ट यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है, तो राइट के लिए फायदे की चीज होती है। और जैसा कि आप दिखा रहे हैं, जो वोट परसेंट में भी अभी 4% के करीब बीजेपी बाकी पार्टियों से आगे है, बाकी अलायंस से आगे है। तो मेरा कहना है कि अभी तक तो यही लग रहा है कि ये बीजेपी की सरकार तीसरी बार रिपीट करते हुए दिख रही है। अब वो एक जैसे होता है वर्ल्ड कप, 1 रन से आपने जीता या 100 रन से जीता, बात जीत की है। तो मैं इतना प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि दोबारा आते हुए तीसरी बार दिख रही है। वो कितनी सीटों से आएगी, कितनी सीटों से नहीं आएगी, ये बात की बात। ठीक है जी, अक्कू साहब। देखिए साहब, बहुत सही बात यह है कि तीसरी बार जब सरकार की वापसी की बात हो रही है तो वहां पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात होनी चाहिए सामान्य तौर पे, जो इस बार नहीं हो रही है। और वो अभी से क्या पहले से नहीं हो रही है, लेकिन 3 राज्यों के चुनाव ने या 5 राज्यों के चुनाव के बाद जब 3 राज्यों के चुनाव में जीत हुई है तो वो भी रही कसर पूरी हो गई। और अब लगता है लोगों को बहुत साफ हो गया कि INDI जो गठबंधन है वो उतना कुछ अपने तरीके से चीजों को ठीक से ला नहीं पा रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, अब जो मेरा मानना है वो ये है कि वो पार्टियों से ज्यादा समूहों पे और समूहों से ज्यादा छोटे छोटे समूहों पर काम कर रहा है। और ये सफलता जो आपको दिखती हुई नजर आ रही है, 4% पिछली बार से ज्यादा, 42% होने का मतलब क्या होता है। और उससे अलावा जो नरेंद्र मोदी की सफलता का सूचकांक है वो 58% है। तो यानी कि 42 और 58 में जो एड ऑन है 16% का, वो उसको तीव्र गति से आगे भी ले जा सकता है। और उसका कारण ये है कि अभी जनवरी फरवरी का जो मौसम आने वाला है, जो अयोध्या के मामले को लेकर उफान आने वाला है, वो अभी बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसकी वजह से बहुत सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कई क्षेत्रों में, जैसे आपने कहा पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में, कम से कम 3 जोन में मुझे उसका फर्क होता हुआ नजर दिख रहा है दक्षिण के अलावा। और वहां उनका वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। कितना बढ़ेगा ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो बढ़ करके 3 से 4% तक बढ़ जाएगा। सीटों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, उसकी अगर ये 3-4% बढ़ जाता है तो वो सीटें जो हैं 15 से 20 तक आगे और हो सकती हैं। नहीं सर, शायद 3-4% मैटर करेगा, क्योंकि अभी इंडिया और एनडीए के बीच में ही जो ये सर्वे बता रहा है उसमें वोट परसेंटेज में बस 4% का ही अंतर है। लेकिन हाँ, वो किसके पक्ष में और बढ़ेगा उससे समीकरण बिल्कुल बदलेगा। अभय दुबे साहब, आपकी राय। देखिए, अभी सी वोटर, जब उत्तर भारत के राज्यों के बारे में, पंजाब उसमें एक अपवाद है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से टक्कर में ही नहीं है, और पंजाब की जनता नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को 1% वोटों से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। एक अपवाद है पंजाब। बाकी जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा आगे है कि उसमें विपक्ष उसकी बैकलाइट भी नहीं देख पा रहा है। जब हम लोग इस तथ्य के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत दिलचस्प बात कही, एक दिलचस्प फिक्रा कहा, जिसका मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि भाई अभी तो हमने हमारे ट्रक का जो हमारे ट्रक का गियर जो है वो भी न्यूट्रल में पड़ा हुआ है। अभी तो हम लोगों ने उस ट्रक के गियर को डाला भी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, और बाकी सभी साथियों ने पूछा, कि भाई वो ट्रक आप कब चालू करेंगे, आपका गियर कब ट्रक में आएगा, क्योंकि अब तो समय रह ही नहीं गया है बिल्कुल। तो सीधी बात यह है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो उत्तर भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो पूरी तरीके से नॉन स्टार्टर है। यहाँ तक पंजाब में भी गठबंधन नहीं है, दिल्ली में भी गठबंधन नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन नहीं है। कहीं भी गठबंधन है ही नहीं, गठबंधन हुआ नहीं है।
सीटों के तालमेल की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, समय बहुत ही कम रह गया है। ऐसी कोई कमेटी नहीं दिख रही है, ऐसी कोई कोशिश नहीं दिख रही है जिससे ये लगा कि ये लोग बहुत तेजी के साथ गठबंधन करेंगे और फिर सीटों के तालमेल की तरफ जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कि भारतीय ऐसा बताती है कि इस पूरे मैदान में ऐसा लग रहा है एक ही टीम खेल रही है। दूसरी टीम दरअसल या तो बहुत कमजोर है, या वो पहले चुनाव प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले ही हाफ गई है और वो मैदान के बाहर बेंच पड़ी हुई है, उस पे बैठ के सुस्ता रही है। तो इस तरह की स्थिति है। ऐसे भाजपा इतनी ज्यादा आगे है इस पूरे इलाके में, इस चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक, कि उसमें विपक्ष उसके साथ कोई होड़ करने की भी स्थिति में नहीं है। जी, तो चलिए, गाय बगाए बात उत्तर पे आ ही गई और वहीं से क्योंकि सारी चीजें डिसाइड हो रही है, तो कार्तिकेय चलिए अब उत्तर पे थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं। नॉर्थ जोन जो है, तो इसमें आपने रखा है कुल 180 सीटों को, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहां पर ही बात कर ली जाए, जहां पर बीजेपी गठबंधन को करीब 50% का वोट शेयर आ रहा है, 150 से 160 सीटें आ रही हैं। उसके मुकाबले में इंडिया गठबंधन को सिर्फ 20 से 30 सीटें मिल रही हैं और सिर्फ 36% का वोट शेयर मिल रहा है। देखिए भट्ट साहब, ऐसा है कि जो अलायंस है, ये इंडिया अलायंस, इसकी जो कैसे कहें इसको, अरिथमेटिक, केमिस्ट्री, सब कुछ लिमिटेड है। बहुत अरिथमेटिक खासकर बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये काफी सारी वो पार्टीज हैं जहां पे ऑलरेडी कांग्रेस के वो अलायंस में थी। जो 3-4 नए प्लेयर आए हैं, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बट जहां अभी क्लैरिटी नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो कहने का मतलब है कि जो अलायंस का असर है वो इन 3-4 राज्यों तक सीमित होगा, पॉजिटिव जो भी होगा। लेकिन जैसा कि आपको मैंने कहा, अगर आप पूरब, पश्चिम और दक्षिण मिला लें तो इंडिया और एनडीए तकरीबन सेम है। लेकिन नॉर्थ में जहां कांग्रेस को हैवी लिफ्टिंग करनी है बीजेपी के सामने और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी को करनी है, वहां पे हम देखते हैं कि एक स्पेक्टेक्युलर फेलियर है इन दोनों पार्टीज का। मुझे लगता है कि अगर हम एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह अगर सोचा जाए, अगर ये चुनाव, ये पार्टियां हवा पे चल के, नेशनल हवा पे कोशिश करती हैं जीतने का, तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहां अपॉर्चुनिटी इंडिया अलायंस के लिए क्या है कि कुछ सीटों पे फोकस करके, जो सीटें लोकलाइज मुद्दों पे जीती जा सकती हैं, और ऐसी सीटें हैं, वो कितनी है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ही कोई ऐसा माहौल बन सकता है जहां ये 20 से 30 से ऊपर 40 से 50 पहुंच जाए। जो बीजेपी की स्ट्रेंथ है वो ही उसकी कमजोरी भी है। स्ट्रेंथ है उसका नॉर्थ इंडिया में वर्चस्व, कमजोरी ये है कि अगर नॉर्थ इंडिया में ये आंकड़ा 150, 160 से 110 पे आ जाता है, तो बीजेपी के पास कॉम्पेंसेट करने के लिए ज्यादा एवेन्यूज नहीं है। बंगाल में ऑलमोस्ट वही हम परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो पिछली बार था, ओडिशा में ऑलमोस्ट उतना ही दे रहे हैं। जो एक्सपेंशन होनी थी तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में, वो नहीं हो पाई है, या आंध्रा में भी। तो कहने का मतलब है कि ये ही एक क्रूशल एरिया है जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर ये बेहतर करते हैं तो बीजेपी को डेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। जहां तक बाकी लीडर्स की बात है, नीतीश कुमार जी, लालू जी, उद्धव ठाकरे, वो यहां पर आके अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी परसेप्शन ट्रांसफर कर सकते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, लेकिन अरिथमेटिकली कुछ खास नहीं कर सकते। यहां पे हम बात करते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व का नैरेटिव है, तो इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे जैसा लीडर है जो उस नैरेटिव का जवाब दे सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनका यूज है, लेकिन वो अरिथमेटिक में नहीं है, वो केमिस्ट्री में है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि कैसे इस इलेक्शन को मैनेज करती है इंडिया अलायंस। और जो प्रोफेसर दुबे ने कहा, अभी तो बहुत पीछे दिख रहा है सारा मामला। नहीं, सही है कि उस गाड़ी में कब गियर लगेगा, क्योंकि अब तो 4-5 महीने का खेल रह गया और अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए विधानसभा के, उसने एक अलग ही तस्वीर पेश की, सारे गणितों को उसने अलग बिठाया और उसने दिखाया। तो रामकृपाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये बात तो सही है कि जो उत्तर भारत का ये जो हिस्सा है, यहीं पे इंडिया अलायंस के लिए मौके भी हैं और यहीं पे बीजेपी का सबसे मजबूत दावा भी है। अब यह है कि दावा अपने पीक पर है कि वो पीक परफॉर्मेंस जिस पर वो चल रहे हैं ऑलरेडी, उससे ऊपर तो नहीं जाएंगे, यानी आपको मेंटेन करनी है पीक। अब जो कार्तिकेय कह रहे हैं कि उस पीक में
घुसने के लिए मौके हैं, वो सीटें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, होना पड़ेगा, तो ऐसे तो बहुत गुंजाइश है। लेकिन क्या जितना वक्त बच गया है और जो आज इंडिया अलायंस की स्थिति है वो होता हुआ, वो गुंजाइश भी कहीं से दिखती है? देखिए कार्तिकेय जी, जो सवाल कर रहे थे मैं उसी में एक सवाल करता हूं। जैसा उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी पीक पर है और अगर उसमें घट जाती है तो फिर उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यही दूसरा सवाल अब रेस्ट इंडिया अलायंस के लिए कर रहा हूं। जैसा कार्तिकेय जी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में अभी तक तो फिलहाल खड़गे जी का नाम आया है, लेकिन मैं एक आपके सामने 2018 और 19 का एक सिनेरियो रख रहा हूं। 2018 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा के उपचुनाव कैराना, फूलपुर, गोरखपुर हार चुकी थी और उसके बाद 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें बीजेपी साफ हो गई थी। उसके बाद जब 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी 303 सीटों पर पहुंची। अब इस बार का आप देख लीजिए 22 का, सॉरी ये 23 का सिनेरियो। 23 में 18 के बजाय 3 राज्यों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को जो सफलता मिली है वो अप्रत्याशित थी। किसी मीडिया ने, किसी भी ओपिनियन पोल ने यह नहीं प्रेडिक्ट किया था कि तीनों राज्यों में यह सरकारें आए। जो बिल्कुल मध्य प्रदेश में सही साबित हुए वो छत्तीसगढ़ में गलत साबित हुए। एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं, 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। जो कह रहे हैं कि जिसके नेतृत्व में इंडिया अलायंस लड़ा जाएगा, जरा उसका ब्रेकअप सुन लीजिए। 52 सीटों में से 31 सीट कांग्रेस को सिर्फ तमिलनाडु, केरल और पंजाब में मिली थी। 31 सीट। और बाकी पूरे हिंदुस्तान से 382 सीटों में सिर्फ कांग्रेस को 21 सीट मिली थी। तो कोई मुझे यह बता दे, आज के सिनेरियो में कांग्रेस को पंजाब में शायद कितनी मिली थी? 13 में से 8 सीटें या 9 सीटें मिली थी। इस बार पंजाब में कांग्रेस, अगर आप पार्टी से समझौता नहीं होता है तो, जैसा कि अभी तक कोई मुझे नहीं पता, तो कांग्रेस पिछली तरह की सफलता को पार नहीं कर पाएगी। रही बात तमिलनाडु और केरल की, मैं छोड़ दे रहा, मान लीजिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को छतरी बनने के लिए बाकी सीटें कहां से मिलेंगी? 3 फिगर में कांग्रेस को जाने के लिए जरूरी है कि बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को मिलाकर के 210 सीटें होती। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को लड़ने के लिए सीटें कितनी कौन दे रहा है, और अगर कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर कांग्रेस कहां रहेगी? रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में जो सबसे मजबूत गठबंधन, जो सामाजिक गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन हो सकता है, वो 2019 में हो चुका है। इस बार उसकी भी संभावना या आशंका बहुत कम है। यानी इसका उदाहरण आप एक और चीज से देख लीजिए। जब मायावती और अखिलेश एक साथ थे तो आजमगढ़ की सीट बीजेपी हार गई थी, लेकिन जैसे ही मायावती अलग हुई, उसी सीट पर जब बाई इलेक्शन हुआ तो बीजेपी पहले से कम वोट पा करके सीट जीत गई। यानी मायावती 1.5 लाख वोट ले गई तो वो कम वोट पा करके बीजेपी जीत गई। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 की तुलना में 2024 में जितने भी समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्लस में जा रहे हैं। जी नहीं, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया रामकृपाल जी, और जो सिनेरियो आपने रखे विद फिगर्स रखे, वाकई उससे एक अलग तरह की तस्वीर लगती है। अकू साहब, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास आता हूं कि अभी की जो स्थिति देखें, और इनफैक्ट जो बड़े इंटरेस्टिंग से 2-3 सीट्स के उदाहरण दिए यहाँ रामकृपाल सिंह जी ने, उस लिहाज से तो ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी का परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी पीक है तो वो पीक भी रह जाए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा प्लस हो जाए, जो इनफैक्ट आप भी कह रहे थे कि 3-4% की जंप ही दिख जाए। देखिए, जहां तक बीजेपी की परफॉर्मेंस का सवाल है, बीजेपी के सामने चुनौती ये सबसे बड़ी है कि इस समय जितनी 303 सीटों का जो आंकड़ा है अकेले उसका, वो पार कर पाएगी।
क्योंकि लक्ष्य तो आप कुछ भी रख लीजिए, 350 रख लीजिए, 400 रख लीजिए, जैसे कांग्रेस के सामने संकट है कि वो क्या वो जो अभी रामकृपाल जी एक आंकड़ा दे रहे थे 382 में से 21 सीटों से ज्यादा पे पहुंच पाएगी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास संकट है कि क्या वो दक्षिण में 19% वोट जो अभी दिख रहे हैं उसके और 20 और 30% सीटों में जो तब्दील हो रहे हैं, क्या उसको बढ़ा पाएगी? उसकी कोशिश भी वही है। उसकी कोशिश यही है कि क्या पूरब में, मतलब खास तौर से पूरब का मतलब खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो पिछली बार 18 मिली थी वो 16 रह गई दल बदल की, मतलब उधर वहां सांसद चले गए थे, तो क्या वहां 35 का जो दावा कर रहे हैं वो हो पाएगा? जो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश तो आदमी करता ही है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मेरे जानकार और जानने वाले बताते हैं उसमें, कि वो अब एक एक सीट के लिए लड़ेगी। वो ये नहीं होगा कि हम बहुत सारे ग्रुप को पकड़ करके, बड़े दल को पकड़ करके कुछ काम करें, वो दल बल छोड़ दिया होते, जो है वो है, उसके बाद उसी में को ठीक से पनपाया जाए। और एक आंकड़ा और भी जो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जो अभी तक खबर बहुत कम आई है, वो ये है कि राहुल गांधी ने अपनी दूसरी न्याय यात्रा की घोषणा कर दी है। जो उनकी यात्रा चलती थी, उनकी मोहब्बत की दुकान वाला मामला था, अब इस बार जो है वो 6200 किलोमीटर चलेंगे, 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेंगे और 67 दिन चलेंगे, जबकि पिछली बार लगभग इससे दुगना दिन थे। लेकिन इसका सबसे रोचक आंकड़ा है वो ये है कि जिन 14 राज्यों से भाई साहब गुजरेंगे वहां पर 355 सीटें हैं, और 355 सीटों में उनके पास पिछली बार सिर्फ 14 सीटें थी। अब आप सोचिए, जब चुनाव के सिर्फ 2.25 महीने बचे हैं, 10 मार्च को पिछली बार घोषणा हो गई थी चुनाव की, तो क्या उसके बाद प्रत्याशियों का चयन होगा? क्या संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी तब की जाएगी? क्या लोगों का चयन और लोगों के चेहरे पहचानने में तो तब होंगे जब पहले ये हो जाए कि तुम यहां लड़ोगे, हम यहां लड़ेंगे, तुम वहां लड़ोगे। तो ऐसी स्थिति में जो ये यात्रा है वो कहां तक ले जा पाएगी? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 4000 कार्यक्रम का खाका तैयार किए बैठी हुई है कि उसको 4000 कार्यक्रम अपने 543 सीटों के लड़ने के लिए, उसमें 543 तो नहीं लड़ेगी, लेकिन क्योंकि सहयोगी दल भी लड़ेंगे, उन जगह पर वो उसमें 4000 कार्यक्रम करेगी। और उसका बेसिक लक्ष्य ये है कि जो 10% ज्यादा वोट हो, गारंटी गाड़ी घूमेगी, हेल्थ कैंप आएंगे, तो ये सब उससे पब्लिक को सीधे जुड़े। और सबसे बड़ा काम वो करने जो जा रहा है वो लाभार्थियों को अपने किसी तरीके से टैप करने पर है। तो ये सब आंकड़े ऐसे होंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, सीटें मिले नहीं मिले, वोट परसेंटेज बढ़ाने पर ज्यादा जोर देगी। और वो जो अपना उसका लक्ष्य है 50% का, वो नहीं पा पाएगी। टोटल में तो बहुत असंभव शब्द तो नहीं कहना चाहिए राजनीति में, लेकिन उसको पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है, जो 42% का आंकड़ा जो अभी सी वोटर ने, मेरे ख्याल से 42% 42, yes. उसको पार पाने की जरूर कोशिश करेगी। और कुछ जो बाधाएं हैं पूर्वी जोन में या पश्चिम जोन में महाराष्ट्र उनके लिए बाधा है जरूर, लेकिन कितनी हद तक तोड़ पाते हैं। और खास तौर से क्योंकि शिंदे साहब की शिवसेना जो है वो जो सोचा था उन्हें वो नहीं कर पा रहे हैं। अजीत पवार कितने आगे तक चीजों को अब ले पाएंगे, ये अब नहीं, वो इंटरेस्टिंग है। देखिए, महाराष्ट्र पे तो मैं चाहूंगा कि जब पश्चिम में बात करें तो महाराष्ट्र पे अलग से बात करेंगे, क्योंकि काफी कुछ उन्होंने महाराष्ट्र में किया है जो देखने लायक है। वो कितना रिजल्ट देता अलग बात है। दुबे साहब, तो क्या जो मेरे दोनों पहले के प्रवक्ता बोले उससे मुझे लग रहा है कि ठीक है, जोन वाइज तो हम जो बात कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उस पर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन ये सीधा सीधा मुकाबला एक बहुत ही संगठनात्मक रूप से सशक्त पार्टी और दूसरी तरफ एक ऐसे गठबंधन से है जहां अभी चीजों का आता पता ही नहीं है। तो क्लियरिटी तो यहीं दिखती है। नहीं, देखिए, हमारे सब साथी जो बात कह रहे हैं, दरअसल हम सब लोग एक ही सी बात कह रहे हैं, थोड़े बहुत जोर का फर्क है। कोई किसी चीज पे जोर दे रहा है, कोई किसी चीज पे जोर दे रहा है। हम लोगों में कोई बहुत बुनियादी मतभेद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आता हूं कि जो विपक्ष की एकता है उसकी शक्ल सूरत क्या है। 2014 में विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 था। 2019 में भी विपक्षी एकता का इंडेक्स कमोबेश 0 था।
तो दरअसल विपक्षी एकता तो अभी तक किसी भी लोकसभा चुनाव में उसकी परीक्षा ही नहीं हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। किसी राज्य में एकता है लेकिन उसके पीछे कोई नेशनल नैरेटिव नहीं है, तो वो एकता प्रभावी नहीं होती है लोकसभा चुनाव में। तो कोई परीक्षा ही, मतलब विपक्ष ने अभी तक अपने आप को, गैर भाजपा विपक्ष ने अपने आप को एकजुट करके नरेंद्र मोदी के सामने एक भी बार चुनौती पेश नहीं कर पाई है। अच्छा, अब आप राज्यों के स्तर पे आइए। जो इंडिया गठबंधन बना है, शुरू में उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो कुछ कर दिखाएगा, लेकिन उसने क्या किया? विपक्षी एकता जिन राज्यों में है वो इंडिया गठबंधन के बनने के पहले से है। महाराष्ट्र में जो विपक्षी गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन बनने के पहले से है। बिहार में जो गठबंधन है वो पहले से है। और आप देखिए सी वोटर के सर्वे में देखिए, जहां पर विपक्ष का गठबंधन है वहां न केवल भाजपा को वो चुनौती दे रहा है बल्कि भाजपा से एक दो कदम आगे है। तो इसका सीधा सबूत यह है कि अगर विपक्ष कहीं किसी राज्य में ढंग से एकता कर लेता है तो वो भाजपा को भले ही चुनाव न हरा पाए लेकिन कुछ सीटें तो उससे छीन ही सकता है। आप उत्तर प्रदेश की बात दे रही है, अभी जो बत्रा साहब बात कह रहे थे, मैं उसी में कुछ जोड़ना चाहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी वाला और कांग्रेस के बीच में एक चुनावी एकता होती है, सीटों का एक बंटवारा, सीटों का एक तालमेल होता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो 75 सीटें जीतने में दिक्कत होगी जिन सीटों की भविष्यवाणी सी वोटर के सर्वेक्षण ने किया है। उसमें हो सकता है वो पूरी तरह ना हरा पाए, लेकिन 15 सीट, 20 सीट, 25 सीट, हो सकता है भाजपा को वो 50 सीटों में सीमित कर दें। अब भाजपा की इस वक्त 303 सीटें हैं, केवल एक उस जो बहुमत का आंकड़ा है उससे केवल 31 सीटें भाजपा ज्यादा है। अगर भाजपा की 31 से 40 सीटें, 30 से 40 सीटें कम कर दी जाए तो वो बहुमत की पार्टी न रहकर बहुमत से कम की पार्टी रह जाएगी। लेकिन ये भी होता संभव नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि विपक्ष के पास उस तरह की रणनीति नहीं है। विपक्ष जहां पर हस्तक्षेप कर सकता है, अब देखिए अगर उत्तर भारत में भाजपा को 150 सीटें मिलती दिखती हैं तो सी वोटर का सर्वे तो केवल 75 सीटें तो उत्तर प्रदेश ही दे रहा है और उत्तर प्रदेश में विपक्ष का गठबंधन मौजूद ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति बनी रही और इसके अंदर विपक्ष ने कोई रेडिकल हस्तक्षेप नहीं किया, कोई नई बात पैदा नहीं की जो क्वालिटी की दृष्टि से और क्वांटिटी की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से और परिमाण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी हो, तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जी ठीक है, तो ये अब हमने उत्तर के सहारे बात की, लेकिन यहाँ पर किसका मुकाबला किससे है वो भी समझ में आया और वो मुकाबला कितना आमने सामने का है, उसमें किसमें कितना दम है वो भी बात। अब रुक करते वेस्ट जोन का, तो देखिए ये सर्वे कहता है इसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कुछ अन्य राज्य हैं। बीजेपी और एनडीए को यहाँ 45 से 55 सीटें और वोट परसेंटेज जो है वो 46% के आसपास वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 25 से 35 सीटें और 37%, और अन्य में 5 और 17%। अब कार्तिकेय, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो देखें तो एक जो कमलनाथ, हाँ जी विपिन जी, वेस्ट में मध्य प्रदेश नहीं है, वेस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा है। ओके, हाँ वही मुझे भी लगा कि ये उत्तर में जाना चाहिए था। और चलिए अगर मैं मध्य प्रदेश की भी बात करूं तो शायद वहां एक ही सीट है जो छिंदवाड़ा वाली कमलनाथ की सीट है, बाकी तो सब पर ही बीजेपी जीती हुई है। और कमलनाथ इस बार भी कोशिश यही करेंगे कि कम से कम वो सीट बचाएं और बीजेपी कोशिश करेगी कि कमलनाथ वाली सीट भी निकाले। लेकिन महाराष्ट्र जो कि आपके वेस्ट जोन का हिस्सा है, यहां ये इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया। वहां पर उन्होंने शिवसेना के साथ तोड़ मरोड़ की और शिंदे गुट को इधर मिलाया, बावजूद उसके उनको फिर अजीत पवार के पास जाना पड़ा, बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ, पार्टी में भी रिफ्ट आते हुए दिखे, नाराज हो गए यहाँ पर उन्हीं के जिन्हें अब उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया, उनके पहले मुख्यमंत्री। तो कुल मिला के बड़ा दांव खेला। लेकिन क्या ये दांव वैसा है जो उनको महाराष्ट्र में बहु प्रतीक्षित या जो कहे उनकी उम्मीद है उस तरह के रिजल्ट दे पाएगा? मैं पहले आपका जो आपने सवाल मध्य प्रदेश का पूछा ना, छिंदवाड़ा, उसमें एक सबटेक्स्ट ऐड करूंगा कि जो मैंने पहले कहा था, कुछ सीटें कुछ जगहों पे सीट बाय सीट अगर स्ट्रेटेजाइज किया जाए तो कुछ बात बन सकती है। उदाहरण मध्य प्रदेश से दो मिलते हैं। 2019 में बीजेपी अपने परवान पे थी और उस समय अगर आप 2 सीटों का उदाहरण लें मध्य प्रदेश में, मंडला और जहां तक मुझे याद है रतलाम, ये वो 2 सीटें थी जहां मार्जिन थाउजेंड्स में था। बाकी सारी सीटों में जो मार्जिन था वो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। मेरा कहने का मतलब है आज भी उत्तर भारत में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां माइक्रो फोकस अगर किया जाए तो इंडिया अलायंस चुनौती दे सकता है। एक नेशनल नैरेटिव पे शायद वो बात नहीं बनेगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महाराष्ट्र में आपने कहा बहुत गड़बड़ है, बहुत झोल है।
तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है विपिन जी जहां पे अंततः केमिस्ट्री विल डिसाइड कौन सा अलायंस बेहतर होकर निकलता है। उदाहरण के तौर पे, क्या बीजेपी जिन सीटों पर अजीत पवार जी कैंडिडेट खड़े होंगे उनके लिए वोट मांगेगी, तो क्या बीजेपी का वोट उनको जाएगा? ऐसे ही जिन सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे वोट मांगेंगे, क्या वो वोट ट्रांसफर होगा? तो आप समझिए कि दो बहुत ही अनकन्वेंशनल अलायंसेस हुए हैं। कांग्रेस और शरद पवार जी तो हमेशा से साथ में थे, लेकिन उसमें उद्धव ठाकरे जी जुड़ गए हैं। बीजेपी और शिवसेना का एक घटक दल जो छोटा सा दल है, वो एक नेचुरल अलायंस दिखता है, लेकिन वहां अननेचुरल एंट्री है अजीत पवार जी की। तो ये जो अननेचुरल एंट्रीज हुई हैं, इनका फ्रॉम और टू वोट ट्रांसफर कितना हो पाता है, इसके बेसिस पे अंततः डिसाइड होगा कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या बनती है। गुजरात मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है, क्लीन स्वीप हो सकती है। एक आध ट्राइबल सीट पर अगर कांग्रेस कुछ कर जाए तो कर जाए। मुझे लगता है गुजरात जैसे स्टेट में आम आदमी पार्टी जैसे न्यू एंट्रेंट की एक वैल्यू हो सकती थी, अगर समय होते हुए उन्होंने उनको अर्बन सीटों में लॉन्च किया होता अच्छे से इंडिया अलायंस ने, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मुझे अभी मिस होती हुई दिख रही है। तो ये स्थिति है वेस्टर्न की, जहां महाराष्ट्र में गठबंधन अच्छा कर सकता है इंडिया अलायंस का, अगर केमिस्ट्री उसके साथ रही। एट द सेम टाइम एनडीए अलायंस के साथ भी प्री कंडीशंस अटैच्ड हैं कि केमिस्ट्री सही होनी चाहिए। जी नहीं, केमिस्ट्री की बात है तो थोड़ी मैं महाराष्ट्र की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा कि काफी कुछ गणित लगाए गए महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन रामकृपाल जी वो गणित क्या पे करेंगे? मतलब क्या बीजेपी के अंदर भी ये श्योरिटी होगी, या वो भी अभी सिर्फ वहां पर एक उम्मीद पर ज्यादा चलेंगे? देखिए, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे मित्र बत्रा जी बोल रहे थे, हम आधार क्या मान रहे हैं कि 2019 पहली बात, या हम इसको राज्यों की पॉलिटिक्स के हिसाब से, एक पहला मेरा कहना यह है कि अभी अभी महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, जरा उनके रिजल्ट को देख लीजिए, बिल्कुल ताजा ताजा है, कुछ दिन पहले, शायद एक महीना या इससे भी कम समय हुआ होगा। वहां शरद पवार की पार्टी पूरी तरह साफ है, सारा का सारा जो भी रहा है, बिल्कुल ये जो जिसको आप कहते हैं जो मौजूदा सरकार है, चाहे उसमें जो भी पार्टियां हैं, एनसीपी का मतलब है अजित पवार का गुट। ये जो अभी लेटेस्ट आया है, अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि गांव वालों ने जो वोट दिया है या जो छोटे निकाय के लोगों ने दिया है वो क्या सोच के दिया है, ये 24 में होगा कि नहीं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जब भी सेंटर का वोट होता है पार्लियामेंट का, तो एक बात समझ लीजिए, उसमें इशू भी होते हैं, चेहरा भी होता है। महाराष्ट्र से न शरद पवार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, न उद्धव ठाकरे बनने जा रहे हैं, न कोई कांग्रेस का नेता बनने जा रहा है। एक बात हमेशा ये समझिए कि वहां मोदी चेहरा होंगे, और मोदी हैं। इसका एक फर्क, बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी तो नगर निगम के चुनाव में मोदी तो चेहरा नहीं थे। जिस तरह से एनसीपी जो रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट तो बिल्कुल बता रहे हैं कि मौजूदा गठबंधन जो सत्ता में है, इससे दूर दूर तक कोई उसके पास में नहीं है। रही बात दूसरी, जहां तक आने वाला सिनेरियो क्या होगा इंडिया अलायंस का, कुछ दिन पहले संजय राउत ने कहा था कि हम जो सीटें जीते हुए हैं, कम से कम 18 सीटों पर मैं लड़ूंगा, उनका कहना था। अब वो 18 की बजाय 23 उन्होंने कहा है। तो आप बताइए कि 48 सीटों में से अगर शिवसेना का एक गुट 23 सीटों पर लड़ने जा रहा है, तो एनसीपी और कांग्रेस के लिए कितनी गुंजाइश है। बाकी पार्टी छोड़ दीजिए, छोटी मोटी एकाध जो होंगी। तो मेरा भी एक कहना है कि महाराष्ट्र के बारे में ये सोचना कि उद्धव गुट बहुत हावी है, जब रिजल्ट आएगा, मैं खुद आपको बता रहा हूं कि ये चौंकाने वाला होगा। और जो मेरे दो जगह से असहमति है, ये जो दिखाया जा रहा है बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, इन तीनों के बारे में मैं कह रहा हूं कि ये फिगर जो अभी दिखाई भी जा रही है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं। मतलब इतनी जितना आप दिखा रहे हैं, अभी आपने जैसे दिखाया वेस्ट में, आप दिखा रहे हैं वोट परसेंटेज 9 का फर्क है, और सीटों में उतना फर्क आप नहीं दिखा रहे हैं। कभी भी अगर वोट परसेंट 9 से 10% का फर्क होता है, तो सीटें बड़ी तेजी से बदलती हैं।
जिस पार्टी का 10% वोट ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ जो दिखाया जा रहा 45 से 55 और 25 से 35, और वोट डिफरेंस कितना है आप देख लीजिए, करीब करीब 6-3-9 या नहीं, शायद 4-3-7 होगा, 7 या 8%, 9%। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि ये चीजें 9% वोट का फर्क हो और सीटों में इतना ज्यादा फासला नहीं है। तो कार्तिकेय ये कुछ मेरे कहना समझ में चाह नहीं रहे आता हैं, है। रामकृपाल जी सुन लेते हैं। मैं बस ये कहूंगा कि बहुत ही जेन्युइन क्वेरी है ये सर की, तो इसको मैं एड्रेस ऐसे करूंगा। वेस्ट में गुजरात भी आता है। आप जब एवरेज लेंगे महाराष्ट्र और गुजरात की सीटें बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है। 2019 का अगर आंकड़ा ले, क्योंकि वही बेंचमार्क है हमारे पास, 62% वोट शेयर बीजेपी, 32% कांग्रेस। उसको जब हम एवरेज करते हैं महाराष्ट्र से, तो क्लोज मार्जिन सीटें महाराष्ट्र में अगर इंडिया जीत रहा है और बिग मार्जिन सीटें अगर बीजेपी गुजरात में जीत रहा है, तो बीजेपी का 9% लीड होते हुए भी सीटों में उसका अंतर इतना नहीं दिखेगा। शायद ये आपकी इस क्वेरी का जवाब है, जो कि एक बहुत ही मैथमेटिकल इसका एक एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। जी जी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अक्कू साहब, अब क्या है, इसको थोड़ा इस एंगल से भी देखते हैं कि अभी के 3 विधानसभा चुनाव की हम बात करें, हालांकि उसमें भी इंटरनल गणित चलते हैं और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ऊपर से जैसा दिखे वैसा दिखाई दे, लेकिन फिर भी इस पार्टी की, बीजेपी की, एनडीए की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी छवि। तो उत्तर भारत में तो वो जमकर बोलती है और वो शायद वोटों में भी मैं मान सकता हूं, आप बताएंगे, लेकिन कन्वर्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाते हैं, दक्षिण की तरफ, और ये जो महाराष्ट्र राज्य, आप उसे गेटवे समझ लीजिए, वहां से चीजें थोड़ी बदलना शुरू होती हैं। वहां पर चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो मोदी का मैजिक हो, वहां से वो डिफरेंशिएटर क्रिएट होना शुरू होता है। तो क्या महाराष्ट्र वो जगह होगी जिस पर सबसे ज्यादा, क्योंकि दक्षिण के लिए शायद उनको अपनी पिक्चर क्लियर लगती होगी, महाराष्ट्र में वो फोकस करेंगे कि मैक्सिमम निकाले, लेकिन कैसे? देखिए, पहले तो जो कार्तिकेय जी ने बात कही वो उसको थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। हमारा जो वोटिंग सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट का है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीटों पर 1500 वोट से जीतते हैं, और कई बार होता है कि एक एक आदमी 10 लाख तो लोकसभा में होते ही हैं वोट है, लेकिन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख से जीते हैं। रामविलास पासवान सबसे ज्यादा एक दौर में जीते थे, बाकी और फिर बाद में बढ़ आ गया वो आंकड़ा। तो ये एक है वजह इसको। जहां तक बात है जो रथ इनका चल रहा है उत्तर से, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहां अभी चुनाव हुए हैं, वहां सब जगह वो 50% से ज्यादा पर है, 58, 55, 57% पे है। कर्नाटक में भी वो 52% वोट पा रहे हैं, मतलब कहाँ मेरे ख्याल से 10% का वहां पे भी अंतर है। उत्तर प्रदेश में जहां हम सबसे ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं, वहां उनको 50 से कम सीटें मिल रही हैं, 49% है, और दूसरे को जो उनका निकट वो है उसको 35% मिले हैं, लेकिन सीटें बिल्कुल अलग लेवल पे आ जाती हैं। वहां पर आपको सीटें सिर्फ क्योंकि वही वाला फर्स्ट पास द पोस्ट वाला खेल होगा, उसमें वो आगे निकलते चले जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र आते आते भारतीय जनता पार्टी हाफने क्यों लगती है? क्योंकि उसको बहुत सबको पता है कि वो उसके लिए आगे मुश्किल होती है। कर्नाटक में अगल बगल में उसने कर लिया काम, तेलंगाना में एक बार कर लिया, इस बार कितना कर पाते हैं? तेलंगाना और आंध्रा की आप लोगों ने चर्चा बिल्कुल नहीं की है, तो आंध्रा में भी मुझे उनके लिए थोड़ी बहुत संभावना दिखती है, क्योंकि वहां अभी स्थितियां तय नहीं हुई है और कौन किसके साथ क्या लड़ेगा ये भी अभी बहुत सब लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे क्या बनेगा। लेकिन ये बात सही है कि तमिलनाडु में उनके लिए कोई संभावना नहीं बनती है। तो वो एक सीट के लिए भी जो सवाल कभी कभी दिखाया जाता है, वो होती है कि नहीं होती है, ये एक अलग सवाल होगा। तो उनके लिए जो आखिरी द्वार है महाराष्ट्र का, वहां जैसा कि रामकृपाल जी भी कह रहे थे और मैं भी मानता हूं कि वहां अभी बहुत साफ स्थिति नहीं है। आप मतलब शिंदे कितना ले पाएंगे, अजीत पवार कितना आपको एड ऑन कर पाएंगे, अजीत पवार की आज की स्थिति और बीच बीच में उनका जो रूठना मनाना होता है वो कितना आपको जोड़ पाएगा, तो उसमें 2-2.5 महीने का वक्त और पोल होते होते 3-3.5 महीने का वक्त जो है वो बहुत कुछ कहानी
बदल सकता है या उसको जैसी है वैसी रह जाए तो गनीमत होगी। तो ये जो संभावनाओं का खेल है वो इन दो तीन राज्यों में, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, वहां थोड़ा संशोधन कर सकता है। बहुत ज्यादा संशोधन की गुंजाइश नहीं है। बिहार में तो खास तौर से अगर आप देखेंगे तो बिहार में पिछली बार जो पाया था उतना पाने की कोशिश उनकी होगी और उसके लिए अलग तरीके की गणित अब बिठाई जा रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बिठाई गई थी। जाति जनगणना से ज्यादा लाभार्थी पर जोर दिया जा रहा है और वो लाभार्थी क्या एक एक करके वो मोहन यादव की तरह कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सब एक बड़े रोचक से सवाल है जिन्हें धीरे धीरे करके पत्ते खुलेंगे, देखेंगे उनकी एक्टिविटी को लोग कितना स्वीकार करते हैं। ये देखना बड़ा रोचक होगा कि मोहन यादव की एक्टिविटी को लोग कितना स्वीकार करते हैं। तो उससे क्या 1-8% का खेल हो सकता है। ये सब ऐसा है जो बहुत ही रोचक होगा और निश्चित रूप से, और ये मान के चलिए कांग्रेस चुप नहीं बैठी है, कांग्रेस अपने लेवल पे काम कर रही है और अपने तरीके से काम कर रही है। हम आप कह सकते हैं कि न्याय यात्रा इस समय निकालने का क्या वक्त है, कोई वक्त नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो, या तो ऐसा तो नहीं कि इस वक्त सिर्फ दबाव की राजनीति में और लोगों की भीड़ की फोटो दिखा करके दूसरे दलों को कहे कि नहीं साहब हमें ज्यादा सीट दो, ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। कुछ ना कुछ और भी है जो पर्दे के पीछे चल रहा है, जिसको देखना बड़ा रोचक होगा। ठीक है, मैं दक्षिण पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि इतनी बात हो गई महाराष्ट्र की, तो उस पर अभय दुबे साहब की भी टिप्पणी बनती है कि अभय साहब आपसे ये इस तरीके से मैं सवाल रख देता हूं कि अगर बहुत क्लियर स्थिति नहीं है वहां पर बीजेपी के लिए कि वो अजीत पवार साहब को भी देख रही है, शिंदे भी उनके साथ है और वो गेटवे बन रहा है एक तरीके से जहां से चीजें डिफरेंशिएट हो रही है, तो क्या वहां इंडिया या विपक्ष को कोई मौका बनता दिख रहा है, और अगर बन रहा है तो क्या वो उसका लाभ उठाने की स्थिति में है भी? देखिए, दोनों ही गठजोड़ों को महाराष्ट्र में साबित करना है काफी कुछ। इन दोनों गठजोड़ों ने जो मौजूदा हालत है उसमें उन्होंने लोकसभा का चुनाव तो लड़ा नहीं है, ये तो एक विधानसभा का चुनाव लड़ने के मकसद से राज्य की स्थानीय राजनीति है उसको उसके मकसद से ये गठजोड़ बने हैं। तो अब लोकसभा चुनाव में दोनों को साबित करना है, कुछ नहीं कह सकते। अभी जो बत्रा साहब ने कहा था कि दोनों गठजोड़ों में कुछ कुछ विजातीय किस्म की ताकतें हैं जो विचारधारात्मक रूप से, संगठनात्मक रूप से, सामाजिक आधार के रूप से उनको साथ जेल नहीं करती हैं बिल्कुल। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, सर्वेक्षण ये बताता है कि जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठजोड़ है वो भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ से थोड़ा आगे है। अब उसमें बहुत अंदर बहुत माइक्रो डिटेल क्या है ये हम लोगों को नहीं पता है कि किस आधार पे उनको उस तरीके से आगे दिखाया गया है। जो बिहार का जो गठजोड़ है, बिहार का गठजोड़ सामाजिक दृष्टि से देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ से पहली निगाह में ही मजबूत लगता है, और अभी जो कुछ ताकतें उधर से निकलकर इधर एनडीए में आ गई हैं वो जब पहले वहां थी तो और भी ज्यादा मजबूत लगता था। तो इस दृष्टि से वो आगे दिखता है। अब लोकसभा में ये बात सही है कि मोदी जी का फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साह के साथ में, योजना के साथ में, काफी संसाधनों के साथ में बहुत जम के चुनाव लड़ती है, तो उसकी जो चुनाव लड़ने की शैली है उसका मुकाबला करना भी विपक्ष के लिए मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत, यहां पर सर्वेक्षण दिखाता है कि भाजपा और कांग्रेस बराबर बराबर है। तो जहां पर दोनों पक्ष बराबर बराबर होते हैं वहां पहले से नहीं कह सकते कि कौन आगे निकल जाएगा। इसमें भाजपा भी आगे निकल सकती है और विपक्ष भी आगे निकल सकता है। अगर विपक्ष यहां पे आगे निकल जाएगा तो भाजपा को उसमें उलझन होगी। आज की तारीख में हम नहीं कह सकते कौन आगे निकलेगा जी। और अगर भाजपा आगे निकल गई तो फिर भाजपा जो उत्तर भारत में उसकी जो श्रेष्ठता है उस श्रेष्ठता के अंदर काफी कुछ जोड़ पाएगी। देखिए, हम सब लोग, फिर कहूंगा, हम सब लोग एक दूसरे से सहमत हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, इसमें सोचना भी मुश्किल है कि नई बात कौन सी कहें। नहीं, सही है, सही बात है, लेकिन अब राजनीति यही सारे गठजोड़ और हाँ जी बत्रा जी आपके पास आता हूं, लेकिन अब चूंकि जो समय हो गया है वो 8:40-41 हो गया, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, बहुत छोटा सा ही रहता है, तो दक्षिण की भी बात कर लेंगे, उसके बाद आपकी बात तो उसमें शामिल हो ही जाएगी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। में आज बात हो रही है उस सर्वे की जो बता रहा है, सी वोटर और एबीपी का सर्वे, कि अगर आज चुनाव हो या आगामी कुछ वक्त में चुनाव हो तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है अपने सहयोगी दलों के साथ, और जहां उनको जो टोटल सीट्स हैं वो करीब
65 के आसपास जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। फिर इसका बाकी आकलन अलग अलग जो राज्यवार या फिर प्रदेशवार या जोन वाइज उन्होंने अलग से किया है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए 295 से 335, माफ कीजिएगा 65 नहीं, और ये सीटें, लेकिन अब वक्त है कि हम दक्षिण की बात करें। तो कार्तिकेय, आप जो कुछ कहना चाह रहे थे वो भी जोड़ें और दक्षिण का भी आप ही बता दें। अब मैं करूंगा तो उतना समय बच नहीं गया। देखिए विपिन जी, मैं बात शुरू वही करूंगा जो मैं कहना चाह रहा था पहले। दक्षिण की जो आप देख रहे हैं आंकड़ा 20 से 30 जो भाजपा का है, वो मेजॉरिटी कर्नाटका से आ रहा है। बाकी जो पूरा दक्षिण का इलाका है, आंध्रा को छोड़ दें तो कांग्रेस और इंडिया का दबदबा ही। जो अन्य है ये मेजॉरिटी अभी आंध्रा, जो अभी मुझे लगता है आकू जी कह रहे थे कि ये किधर जाएगा, टीडीपी और वाईएसआरसीपी, शायद ये भी एलोकेशन हो जाएगा किसी एक में अंततः। बट मैं एक नई बात ये ऐड करना चाह रहा था प्रोफेसर साहब की बात से इंस्पायर होके, कि जैसे यूएस में क्या होता है, कुछ स्टेट्स हमें पता है डेमोक्रेटिक रहते हैं, कुछ स्टेट्स हमें पता है रिपब्लिकन रहते हैं, कुछ स्विंग स्टेट्स होते हैं। जो स्विंग स्टेट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। मुझे लगता है अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां कुछ स्टेट्स में बीजेपी का वर्चस्व रहेगा, ये साफ है। इसमें मैं सब अपनी अपनी कैटेगरी बना सकते हैं, मैं इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ को जोड़ूंगा, उत्तर प्रदेश को जोड़ूंगा। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इंडिया अलायंस का दबदबा रहेगा, जिसमें मैं जोड़ूंगा केरल को, तमिलनाडु को, तेलंगाना को कुछ हद तक। और फिर आते हैं वो स्टेट्स जो डिसाइसिव होंगे, जो स्विंग कर सकते हैं। उसमें कर्नाटक है, उसमें बंगाल है, उसमें बिहार है, मेरे लिए उसमें हरियाणा भी है कुछ हद तक। तो आप देखिए अब टारगेट क्या है। इंडिया अलायंस को ना केवल अपना बैंक बचाना है, उसको स्विंग स्टेट्स में अच्छा करके बीजेपी को उसके एरिया में कुछ डेंट करना है, थोड़ा छत्तीसगढ़ में, थोड़ा एमपी में, थोड़ा राजस्थान में। बीजेपी को क्या करना है, अपना प्रोटेक्ट करना है टर्फ, क्योंकि उसका टर्फ काफी बड़ा है, और थोड़ा सा अच्छा करना है स्विंग स्टेट्स में, और सरकार बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा विश्लेषण मेरा ये है, आप अगर स्टेट्स को 3 कैटेगरी में बांटे तो ज्यादा बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस की है। यही एक नई बात मैं शायद जोड़ सकता हूं इस एनालिसिस में, क्योंकि ऐसा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, हम सब सेम ही बात कह रहे हैं कि एक जो कंपेटिटर है वो बहुत स्ट्रांग है, दूसरे में स्ट्रांग होने का पोटेंशियल था, लेकिन वो समय शायद बीता जा रहा है और वो पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहा है। नहीं, ठीक है, आपका ये आकलन भी ठीक है कि वो कहां वो परिवर्तन वाला हिस्सा आएगा। पश्चिम बंगाल के लिए आपने कह दिया कि हम 35 का टारगेट लेके चलेंगे। बिहार में भी क्योंकि स्थिति थोड़ी सी अलग हुई है, और फिर दक्षिण में आपका होल्ड जो दिख रहा है कि वो उतना अच्छा है नहीं। तो रामकृपाल जी, अगर इसी आइडियोलॉजी पर हम आगे की बातचीत कर लें कि अब ये जो पूरा देश एक साथ है, अब इसमें चारों जोन मिल गए, तो यहां पर एनडीए अपने उस बड़े नंबर को देखने के लिए कहां सबसे ज्यादा जोर लगाएगा? मतलब कई जगह तो श्योर होगा कि चलो मैं यहां से निकालूंगा, और लेकिन यहां मुझे फोकस करना है। देखिए, एक बात जो बत्रा जी शायद जैसे उन्होंने कहा कि नई चीजें, मैं अगर ओवरऑल कहूं, आजादी के बाद से आज तक जो केंद्रीय इलेक्शन होता है, शुरू के एक्सपीरियंस थे, कई बार ऐसे मौके आए कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार का चेहरा सामने आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में इस देश की जनता में 60% वोटर जो है यूथ है, जो 40 ईयर से कम की एज का है। उसको एक बात पता है कि इस देश को 5 साल की स्थायित्व सरकार या तो कांग्रेस पार्टी का नेता दे सकता है या भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बाकी 70 सालों में 6 प्रधानमंत्री हुए हैं जो 6.5 साल चले हैं। तो इस देश की जनता सबसे पहले ये देखेगी कि किसके नाम पर हम वोट देने जा रहे हैं, और ये केंद्रीय इलेक्शन न चाहते हुए भी ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो जाता है एक तरह से। 14 से ही मोदी के नाम पे रेफरेंडम था, मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए, ईमानदारी से ही था। तो मेरा यह कहना है कि अगर चेहरा कांग्रेस का आता है तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस यूनानिमस ढंग से कहना पड़ेगा कि ये चेहरा हमारा है जी। कांग्रेस के अलावा अगर और कोई चेहरा है
तो मैं आपको बता दूं कि तमाम चीजों को, तमाम इफ साइंस बट समीकरण तोड़ते हुए लोग उस चेहरे पर वोट देंगे। ये कुल मिलाकर के चेहरे की राजनीति हो जाएगी अगर मोदी के सामने कोई स्पष्ट चेहरा नहीं होता है तो। जी ठीक है। तो अक्कू साहब, नहीं ये भी एक आपका आकलन है रामकृपाल जी, और ये पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको बिल्कुल देख के चलना होगा। अक्कू साहब, अब बीजेपी की एक बात है, लेकिन जो सामने है ना इंडिया अलायंस, वो इस वक्त जिस स्थिति में है राज्यभर पूरे देश की, अब हम जब बात कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई डेफिनेट प्लान है या उम्मीदों पे बात ज्यादा चल रही है? देखिए, उम्मीदों क्या कहा, बल्कि वो कहाँ तीर कहाँ तुक्का मारा जाए इस पे चल रही है। मुझे बहुत ये खराब लग रहा है कहते हुए, लेकिन ये सच यही है। राहुल गांधी की यात्रा को, इस समय होने वाली यात्रा को कौन जस्टिफाई कैसे कर रहा है, किस गणित से कर रहा है, ये समझाने वाला आज की तारीख में कोई मुझे नहीं मिला। कांग्रेसी नेता भी जो मिलते हैं वो भी अपने आप में कहते नहीं नहीं हम तो, हमारा तो आइडियोलॉजिकल है। इस देश में अगर आप अभी इस समय लोकतंत्र, आइडियोलॉजी, ये सब बातें करेंगे, निबंध लिखने बैठेंगे, तो आप निबंध लिखते बैठे रह जाइएगा, आप वोट की राजनीति नहीं कर पाइएगा। और कांग्रेस इस समय पता नहीं किस, जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है कांग्रेस, इस देश के लिए कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी है, इस देश का कांग्रेस के लिए, इस देश के लिए कांग्रेस का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में जब आप सिर्फ तीर तुक्के की राजनीति करें, परसेप्शन की नहीं करें, और बल्कि ये एक आदमी को या एक पार्टी को आगे बढ़ाने की राजनीति करें, तो विपक्ष में बहुत मुश्किल होगा आपका आगे तक ले जाना। जब आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक दो सीटों की तिलांजलि देने की स्थिति नहीं कर पाते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के पास तिलांजलि देने के लिए बचा कितना है, दूसरा कितना उनकी जमीन, जो कांग्रेस की जमीन है, उनको हड़प चुका है ऑलरेडी, और कांग्रेस अब वापस मांग रही है। तो वापस ऐसे तो नहीं मिलेगी, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वो जगह लगातार 5 साल लड़ाई से बनती है, 3 महीने से नहीं बनती है, पार्ट टाइम राजनीति से नहीं बनती है, ये मेरा मानना है। जी क्विकली अवैध साहब, कोई इंटरव्यू शायद पुराना भी होगा या नए में भी वो बात वो दोहराते हैं, अमित शाह जब उनसे बात हो रही कि जब पूछा जाता है कि मुकाबला गठबंधन से, तो कहते हैं कि कौन सा गठबंधन, हमें तो कोई गठबंधन नहीं दिखता। तो क्या वो गलत नहीं कह रहे होते? क्योंकि जब पब्लिक भी वोट करने जाएगी तो वो वोट देगी किसको? एक तरफ जहां स्पष्ट साफ एक चेहरा है और दूसरी तरफ पूरा कुछ बिखरा हुआ है। नहीं, अभी तक तो इंडिया गठबंधन का ढांचा ही स्पष्ट नहीं हुआ है। वो एनडीए ऐसा गठबंधन होगा, यूपीए ऐसा गठबंधन होगा, या वाम और जनवादी मोर्चे ऐसा गठबंधन होगा, वो अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो उसने जो संभावनाएं जगाई थी, उन संभावनाओं में 10% संभावनाएं भी साकार नहीं हुई हैं, मैं ये कहूंगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत से जो रिश्ता है, उस पर मैं 2 बातें कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी अभी तक दक्षिण भारत का कोड क्रैक नहीं कर पाई है। आप कर्नाटक को लीजिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गए थे, भाजपा हार गई थी, सिद्धरमैया की सरकार बनी थी। फिर 2018 में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई। फिर अभी 2023 में चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी तरह हार गई। सारे चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वहां प्रचार किया, उन्होंने बात नहीं सुनी। तेलंगाना में कुछ संभावना दिखाई पड़ रही थी, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी वहां जाके बदनाम हो गई कि उसके भारत राष्ट्र समिति के साथ में उसने एक खुफिया समझौता कर रखा है, और उसकी क्या बहस है, उस बहस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। और बाकी जो प्रांत हैं, वहां भाजपा अभी तक कोई अपना कदम नहीं जमा पाई है। उसके बारे में जितना कुछ कहना, अभी मैं केरल गया था, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मैं केरल रहा, पूरे केरल में घूमता रहा, मुझे देख के ताज्जुब हुआ, मैंने कहीं भी नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर नहीं देखी, भारतीय जनता पार्टी का केरल में एक पोस्टर नहीं देखा। कितना ताज्जुब की बात है। हम जिस इलाके में रहते हैं वहां नरेंद्र मोदी लगातार, या तो हमें पोस्टरों से मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं, या हमें कुछ सख्त नजर से देखते रहते हैं, लेकिन वहां तो नरेंद्र मोदी मौजूद ही नहीं थे। तो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में प्रवेश करने के लिए करना है, और जब तक वो दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं करेगी, उस कोड को क्रैक नहीं करेगी, तब तक वो जो 303, 304, 305, 310 सीटों का जो आंकड़ा है, केवल उत्तर भारत की
और पश्चिम भारत की सफलताओं के आधार पर उस आंकड़े को वो 350 और 400 की तरफ नहीं ले जा पाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये एक बढ़िया चर्चा हुई इस एनालिसिस के ऊपर, जो कि सी वोटर का एक सर्वे, उस पर एक एनालिसिस हुआ। अब देखिए, राजनीति भी काफी हद तक क्रिकेट जैसी, शायद आप लोगों में किसी ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो क्रिकेट का भी मैच का जब तक फैसला ना आए कुछ कह नहीं सकते, और उसी तरह राजनीति में भी जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ मैचेस होते हैं जिनके फैसले या जिनके रिजल्ट बड़े ऑब्वियस होते हैं। शायद ये 2024 भी उसी तरीके का दिख रहा है। लेकिन ठीक है, चुनाव होगा, वोट डलेंगे, हम तब तक बातचीत करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सी वोटर का ये सर्वे, उसका जो विश्लेषण, उस पर आज हमारे जानकारों ने अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। नमस्कार।